नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष परिवार में। मैं आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेकर एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूनियन सिविल सर्विसेज, सभी के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे दल बदल विरोधी कानून के बारे में, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और लगभग लगभग समय आप देखते हैं कि राज्यों में भी अ, और केंद्र में भी ये चर्चा का विषय बना रहता है, दल बदल विरोधी कानून। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में ये चर्चा का विषय था, महाराष्ट्र में चर्चा का विषय था, मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय था, उससे पहले कर्नाटक में चर्चा का विषय था। तो ये अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है, इसीलिए ये आयोग को बहुत पसंद भी आता है। इससे संबंधित सवाल आपके यहाँ सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी आते ही रहते हैं, हर दूसरे साल, तीसरे साल, और यूनियन सिविल सर्विसेज में आते ही रहते हैं। तो खैर, दल बदल कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर ये दल बदल कानून क्यों आया, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए या पद के लालच के लिए, धन के लालच के लिए, ऐसा देखा गया कि जो निर्वाचित सांसद हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, सदन के जो सदस्य हुआ करते थे किसी पार्टी से संबंधित, वो अपनी पार्टी बदल लेते थे। और जब वो अपनी पार्टी बदल लेते थे तो इससे क्या होता था कि देश में सरकार की स्टेबिलिटी पर खतरा उत्पन्न होता था। और एक बात आप समझिए कि भारत देश में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली का ये डिमेरिट होता है कि अगर बार बार सरकार गिरेगी तो नीतियों को अच्छी तरीके से लागू नहीं किया जा सकेगा और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हालांकि संसदीय प्रणाली में टेम्प्रोरीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये उसका मेरिट भी है और इसका डिमेरिट भी है। कैसे डिमेरिट मेरिट दोनों है? क्योंकि भाई, अगर सरकार के ऊपर इस बात का प्रेशर रहेगा कि कभी भी सरकार गिर सकती है अगर बहुमत चला गया तो वो जिम्मेवार बनेगी, वो और ज्यादा जिम्मेदार बनेगी, तो ये एक मेरिट है। लेकिन अगर बार बार सरकारें गिर रही हैं, 5 साल के कार्यकाल में पता चला रोज सरकार गिर रही है, तो इससे क्या होगा? इससे पॉलिसीज का स्मूथ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, और जब स्मूथ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, विकास कार्यों को अंजाम नहीं दिया जा सकेगा, तो वेलफेयर प्रभावित होगा, लोक कल्याण प्रभावित होगा। तो ये कारण है कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर दल बदल हो रहा है तो वो लोकतंत्र के जो मूल लक्षण हैं उनके लिए भी चुनौती है ना? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब एक तरीके से सिर्फ चुनाव ही नहीं है। लोकतंत्र में सांसदों और विधायकों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि कुछ नैतिक मूल्य उनके अंदर विद्यमान हो। ऐसा नहीं है कि अब पता चला निजी स्वार्थ के लिए रोज पार्टी बदल रहे हैं, है ना? दल बदल कानून को आया राम गया राम से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि हरियाणा के एक विधायक थे, बड़ा रोचक बात है, उनका नाम था गया राम, और उन्होंने क्या किया था कि एक ही दिन में 5 बार पार्टी बदली थी। इसीलिए आया राम गया राम से इसे जोड़ा जाता है। आखिर ये दल बदल विरोधी कानून क्या है, कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा हम फैक्चुअल डेटा देख लेते हैं। तो ये भैया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ये आया, और संविधान में एक नई अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट्स योर 10th शेड्यूल, यानी 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उस समय जो सरकार थी वो माननीय राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, और इसी सरकार के द्वारा ये लाया गया। खैर, एक यहाँ पर तकनीकी बात ये होती है कि जब कोई बात संविधान में शामिल हो जाती है तो हम उसे अधिनियम के तौर पे नहीं देखते हैं। अधिनियम किसे कहते हैं? संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है उसे हम अधिनियम कहते हैं। अब इसे संविधान में शामिल कर लिया गया है तो अधिनियम के तौर पे तकनीकी रूप से नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ, हम अब ये लोकप्रिय बन गया है, इसी नाम से जाना जाने लगा है, तो लोकप्रियता की वजह से इसी नाम से हमेशा ये जाना जाता है। अब आखिर ये डिफेक्शन क्या होता है, दल बदल कानून कब लागू होगा, और एक्चुअल मतलब जो है वो ये है कि दल बदल कानून इसलिए आया है कि ये जो दल परिवर्तन निजी स्वार्थ के चक्कर में हो रहा है,
पद के लालच के चक्कर में हो रहा है। दूसरी पार्टी लालच दे रही कि "ए भैया विधायक जी, सांसद जी, आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे, आपको हम सिंगापुर भेज देंगे, वहाँ फ्लैट देंगे, हाँ आराम से जाना, वहाँ स्विमिंग पूल है, मस्त एंजॉय करना"। ठीक है, तो पद के लालच में, धन के लालच में, हाँ, निजी स्वार्थ के चक्कर में अगर कोई सदन का सदस्य दल बदल रहा है, तो ये डिफेक्शन, ये दल बदल रुके, इसी उद्देश्य से ये लाया गया है कि ऐसी स्थिति में अगर कोई दल बदलेगा तो उसे डिस्क्वालीफाई करने के प्रावधान इसमें आपको इस कानून में दिखाई पड़ेंगे। खैर, कब कब ऐसा होगा, ये डिफेक्शन कब लागू होता है, तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये डिफेक्शन लागू किसके ऊपर होता है। तो डिफेक्शन ये लागू होगा ऐसे लोग जो सदन के सदस्य हैं। ध्यान से रखिएगा, ऐसे लोग जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। सदन के सदस्य, अब सदनों में अगर हम बात करेंगे तो चाहे वो केंद्र में सदन के सदस्य हों, लोकसभा के मेंबर हों, चाहे वो राज्य में राज्य विधानसभा के मेंबर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। केंद्र और राज्य दोनों जगह ये समान रूप से प्रभावी होता है और समान रूप से लागू होता है। तो सदन के सदस्यों में सबसे पहली बात तो कितने प्रकार के सदस्य वहां आपको दिखाई, कितने प्रकार का मतलब यहाँ ऐसे है कि ऐसे भी लोग सदन में रहते हैं जो किसी पार्टी से संबंधित हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो चुनकर नहीं आए हैं, है ना। ऐसे लोग भी तो सदस्य हैं, मनोनीत होते हैं कुछ लोग, यानी कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कुछ लोग मनोनीत होते हैं। ऐसे भी मेंबर आपको दिखाई पड़ेंगे। खैर देखिए, अब ऐसे लोग जो किसी पार्टी से संबंधित होते हैं, अरे भाई लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टी पार्टिसिपेट करती है, तो जो किसी पार्टी के मेंबर हैं ऐसे लोग भी चुनाव जीत कर जाते हैं। तो एक तो पार्टी वाले हो गए, ठीक। दूसरे ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि अकेले दम पर चुनाव जीतते हैं, और अपने अकेले दम पर चुनाव जीतकर वो सदन में पहुंचते हैं, निर्दलीय जिन्हें आप कहते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे मेंबर हैं जो निर्वाचित होकर नहीं आते हैं बल्कि ये मनोनीत होकर आते हैं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मनोनीत होकर आते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के लोग आपको कहां दिखाई पड़ रहे हैं, सदन में ये तीन प्रकार के लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनके ऊपर कब दल बदल विरोधी कानून लागू होगा, कौन सा ये कार्य करेंगे जब इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन क्या होगा, प्रभावी होगा। तो आइए तरह से देखते हैं। तो क्या बताया कि कितने लोग हैं भैया, ये तीन लोग हैं। पहला, सदन के सदस्य, सदन यानी किसी हाउस के, देखो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई सदन का सदस्य नहीं है, बाहर का है, किसी भी पार्टी का बाहर का मेंबर है वगैरह वगैरह, तो ऐसे लोगों पर एंटी डिफेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सदन के सदस्यों के लिए ही है। तो इसमें एक तो हो गए पार्टी के सदस्य, पार्टी से जो क्या है, पार्टी से जो संबंधित हैं, पार्टी वाले। एक हो गए क्या, जो अकेले दम पर चुनाव जीते हैं, अभी बताया मैंने, निर्दलीय। और एक हो गए जो मनोनीत, जैसे सुना होगा कि कुछ लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। तो अगर कोई ये पार्टी के सदस्य हैं तो पार्टी के सदस्यों के ऊपर दल बदल कानून तब लागू होता है जब ये स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ते हैं। तो स्वेच्छा से क्या करें, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दें। ठीक है, यहाँ इस लाइन से पार्टी का महत्व उजागर हो रहा है। ठीक है, छोड़ दें अगर, तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा। या पार्टी छोड़ दे रहे हैं अगर स्वेच्छा से, किसी अकेले की बात हो रही है, एक लोग दो लोग, ठीक है, अभी इसके कुछ अपवाद भी हैं वो भी बताएंगे कि अगर 2/3 लोग चले जाते हैं, पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं या दूसरी पार्टी बना लेते हैं, तब ये प्रभावी नहीं होता। स्वेच्छा से अगर मेंबर पार्टी छोड़ दे तब, या पार्टी के निर्देशों का पालन न करें, पार्टी के निर्देशों का पालन न करें। ये देखो, पार्टी छोड़ने की यहां पर बात हो रही है। पहला, पार्टी स्वेच्छा से छोड़ दे। दूसरा, पार्टी के जो निर्देश होते हैं, जो सदन में पार्टी के निर्देश दिए जाते हैं, कह रहा है पार्टी के निर्देशों का पालन न करें। अब यहाँ आप समझिए जरा सा कि प्रत्येक पार्टी का आप सदन में देखते होंगे कि एक ये व्हिप होता है। ठीक है,
ये पार्टी के तरफ से एक सचेतक की भूमिका सदन में निभाता है। क्या? सचेतक की भूमिका ये सदन में पार्टी की तरफ से निभाता है। जैसे ये कोई पार्टी के सदस्य हैं, है ना, और ये लोग लोकसभा में हैं, तो इन्हीं में से एक आदमी जिसको व्हिप बनाया जाएगा, और ये क्या करेगा, इन सभी लोगों को समय समय पर पार्टी विचारधारा के लिए निर्देशित करेगा। यानी पार्टी का सदस्य, पार्टी के सदस्य जो सदन में बैठे हैं, सदन में जो बैठे हैं उनको निर्देशित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी विधेयक पर वोटिंग करनी है तो पक्ष में करनी है या विपक्ष में करनी है, पार्टी क्या चाहती है वो ये निर्देशित करेगा सदस्यों को। या किसी विधेयक पर वोटिंग नहीं करनी है, वोटिंग से बाहर रहना है, या पार्टी का जो निर्देश है उन निर्देशों के बारे में बताएगा। तो अगर निर्देश का पालन न किए, जैसे कि क्या, अगर मान लीजिए पार्टी कह रही है कि आप किसी विधेयक के पक्ष में वोट करें और आप किसी विधेयक के विपक्ष में वोट कर दे रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब होगा कि आप व्हिप को क्या कर रहे हैं, को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो निर्देश है इसको आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब पार्टी के आप विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अयोग्य ठहराए जाएंगे। यानी अगर आप पार्टी छोड़ दें तब आप अयोग्य ठहराए जा रहे हैं, पार्टी के निर्देशों का आप पालन न करें तब आप अयोग्य ठहराए जा रहे हैं। यानी इन स्थितियों में आप अयोग्य ठहराए जा रहे हैं। अब आप देखिए जरा सा इधर, ये तो बात हो गई कि ऐसे लोग जो सदन के सदस्य हैं, पार्टी के मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे लोग जो निर्दलीय हैं। ठीक है भैया, तो निर्दलीय लोग जो हैं इनके लिए क्या है, तो निर्दलीय लोगों के लिए ये है भाई कि अगर ये किसी पार्टी में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि निर्दलीय लोग मंत्री नहीं बन सकते हैं, मंत्री ये बन सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी पार्टी में शामिल होते हैं, भाई आपने अकेले चुनाव जीता है, अकेले दम पे चुनाव जीता है, और आप किसी भी पार्टी में शामिल नहीं थे, तो अगर आप पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप डिफेक्शन यहां पर प्रभावी होगा। यानी यहां मैं आपको बता रहा हूं कि दल बदल कानून कब प्रभावी होगा, और जब दल बदल कानून प्रभावी होगा तब आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, यानी सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। तो निर्दलीय सदस्य अगर किसी पार्टी को क्या कर लेता है, निर्दलीय सदस्य अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब इन पर यह लागू होगा। मनोनीत सदस्यों के बारे में, मनोनीत सदस्यों के लिए यह है कि 6 महीने के बाद इनके लिए ये लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने बाद, ठीक है, 6 महीने तक अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। पार्टी ज्वाइन करे, पार्टी में शामिल हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6 महीने का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया, 6 महीने पहले कर लेगा तब नहीं। हाँ, तो ऐसा ये माना जाता है सर कि मनोनीत सदस्य किसी न किसी पार्टी के द्वारा ही मनोनीत होता है, किसी पार्टी विचारधारा से प्रेरित होता है। ठीक है, तो 6 महीने तक जो है अगर वो किसी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है तो जिसके द्वारा वो आया हुआ है उसी पार्टी का एक तरीके से व्यवहारिक रूप से मान लिया जाता है कि भाई इसी विचारधारा का है। ठीक है, और बाद में 6 महीने बाद अगर वो पार्टी बदल रहे हैं, बदल क्या रहे हैं मतलब किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो इसे दल बदल में माना जाएगा। 6 महीने तक नहीं, 6 महीने बाद अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो ये भी दल बदल में आएंगे। तो अगर ये स्थितियां बनती हैं, क्या मैंने कहा कि अगर ये स्थितियां बनती हैं कि पार्टी वाला सदन का कोई सदस्य किसी पार्टी से संबंधित है, स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दे, निर्देशों का पालन न करे, निर्देशों के विपरीत मतदान सदन में करे, या अगर कोई निर्दलीय है वो पार्टी में शामिल हो जाए, या मनोनीत सदस्य है 6 महीने बाद पार्टी में शामिल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या उसकी सदस्यता जाती है, यानी पर्टिकुलर उस सदन के सदस्य की सदस्यता जाती है। तो सदस्यता क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो अयोग्य ठहराया जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या अयोग्य होगा, कौन, सदन का सदस्य अयोग्य होगा। लेकिन यहां सवाल ये बनता है कि इस अयोग्यता का निर्णय कौन लेगा।
आखिर कौन ये निर्णय लेगा कि ये सदस्य अयोग्य होगा? तो याद रखिएगा सर कि इसका जो निर्णय लिया जाता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिया जाएगा, यानी स्पीकर चेयरमैन के द्वारा ये निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, स्पीकर चेयरमैन के द्वारा। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझिए, जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये है कि देखिए, किसी भी सदन के सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय दल बदल कानून के अलावा अन्य मामलों में राष्ट्रपति लेता है। किसी भी संविधान के किसी प्रावधान के तहत या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो निर्णय राष्ट्रपति लेता है और उस पर परामर्श उसे निर्वाचन आयोग देता है। लेकिन अगर दल बदल कानून की बात हो तो दल बदल कानून के मामले में यह निर्णय स्पीकर लेगा, चेयरमैन लेगा। ऐसा क्यों है? स्पीकर चेयरमैन को यह अधिकार क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया सर, स्पीकर चेयरमैन को यह अधिकार कि सदन की जो प्रक्रिया है उस सदन की प्रक्रिया को चलाने का अधिकार इनको है ना? और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा और अंतिम अधिकार सदन में अनुशासन मेंटेन करने का, पूरी प्रक्रिया चलाने का अधिकार इनको है। और दूसरी चीज, स्पीकर और चेयरमैन से यह अपेक्षा की जाती है कि पार्टी हितों से ऊपर उठकर, अलग रहकर, निष्पक्ष होकर, पार्टी से दूर या तटस्थ रहकर वो कार्य करें। यही कारण है कि ये अधिकार किसको दिया गया? स्पीकर चेयरमैन को ये राइट दिया गया, डिस्क्वालिफिकेशन का राइट दिया गया। खैर, अब हम देख लेते हैं कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्सेप्शन क्या हैं। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है सर, कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब एंटी डिफेक्शन लॉ प्रभावी नहीं होता है, यानी इसके अपवाद क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर लागू नहीं होता है। ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर लागू इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहले ही उससे अपेक्षा की जा रही है कि भाई वो पार्टी हितों से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। ठीक है, निष्पक्षता की उनसे अपेक्षा की जा रही है, पार्टी से तटस्थ होकर काम करें। खैर, भारत देश में अगर कोई स्पीकर बनता है तो अपनी पार्टी से वो इस्तीफा नहीं देता है। इंग्लैंड में तो ऐसा है कि कोई अगर स्पीकर के पद पर पहुंचता है तो वो पार्टी से ही इस्तीफा दे देता है, लेकिन भारत देश में वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देता है। लेकिन हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो पार्टी विचारधारा से संबंधित न होकर बल्कि ट्रांसपेरेंट रहकर, दूर रहकर, ठीक है, अलग होकर, सेपरेट होकर वो कार्य करेगा निष्पक्षता पूर्वक। ठीक है, तो इस पर ये दल बदल कानून आपका लागू नहीं होता है। और इसके अलावा की दूसरी जो स्थिति है वो दूसरी स्थिति है मर्जर की स्थिति, विलय की स्थिति। यानी देखिए, एक बात समझिए, अगर पार्टी के एक सदस्य या दो सदस्य पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो वहां स्वार्थ हो सकता है, वहां कोई राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, पद का लालच हो सकता है, सिंगापुर में घर, हाँ, स्विमिंग पूल, उसका लालच हो सकता है। लेकिन अगर पार्टी के ढेर सारे सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ नैतिक कारण हो, ठीक है, या सही कारण हो। तो इसलिए यहां पर इसे एक्सेप्शन में डाला गया कि अगर पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, 2/3 सदस्य पार्टी के जो सदन में है, ठीक है, सदन में जो सदस्यों की संख्या है उस पार्टी की, उसके 2/3 सदस्य क्या करते हैं, या नई पार्टी बना लेते हैं, नई पार्टी बना लेते हैं, या जो है किसी अन्य पार्टी में क्या हो जाते हैं, अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसे में वहां पर दल बदल लागू नहीं होगा। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून वहां पर लागू नहीं होगा। हालांकि ये पहले जो 2/3 है वो पहले 1/3 हुआ करता था, लेकिन बाद में जो है 10वीं अनुसूची में संशोधन करके 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, शायद अनुसूची की धारा 3 थी, कंफर्म नहीं है, उसमें संशोधन करके क्या किया गया कि ये 1/3 से इसे 2/3 कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो स्थितियां मैंने आपको बताई कि जब यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं हो रहा है। कब नहीं लागू हो रहा है? स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर लागू नहीं हो रहा है, और अगर विलय कर रहे हैं, ठीक है, पार्टी मर्ज हो रही है, 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका दल बदल कानून क्या नहीं हो रहा है, प्रभावी नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब ये तो बात हो गई जो इससे संबंधित प्रावधान थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर दल बदल से संबंधित क्या विवाद क्रिएट होते हैं, यानी इससे संबंधित क्या डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, किन पर सवाल उठता है, विवाद क्या है। तो ऐसे समझिए सर, विवादों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक बात बहुत ध्यान से कि अक्सर यहाँ पर स्पीकर से निष्पक्षता की उम्मीद की जा रही है, लेकिन कभी कभी राज्यों में क्या होता है कि स्पीकर की ही भूमिका पर सवाल उठ जाते हैं, तो ये विवाद का कारण बनता है। दूसरा कारण ये बनता है कि भाई सांसदों और विधायकों को हमारे संविधान के द्वारा विशेषाधिकार मिला है। संविधान के द्वारा उन्हें विशेषाधिकार मिला है, अनुच्छेद 105 के थ्रू उन्हें विशेषाधिकार मिला है, विधायकों को भी विशेषाधिकार मिला है। ऐसे में उन्हें सदन में बोलने का अधिकार है, सदन में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और ज़्यादातर दुनिया के बड़े लोकतंत्र में ये नहीं देखा जाता है कि अगर सांसद अपनी पार्टी के विपरीत भी चले जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको दल से ही उनको सदस्यता से ही बाहर कर दिया जाए। तो विवाद ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं रहेगी तो जनता को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आप सरकारों की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को मार दे रहे हैं। किस बात का लोकतंत्र भाई, जब सांसद अंदर अपने मन से बोले ही नहीं पा रहा है, जब वो पार्टी की ही विचारधारा रखेगा, पार्टी के ही निर्देश का पालन करेगा, तो फिर कैसी अभिव्यक्ति की आजादी। तो ये सवाल उठता है कि भाई अस्थायित्व तो ज्यादा जरूरी है, स्टेबिलिटी सरकार की ज्यादा जरूरी है, डेमोक्रेसी ज्यादा जरूरी है, लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है। ये सवाल उठा। दूसरा सवाल उठता है स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठता है कि कभी कभी स्पीकर के निर्णय की आलोचना होती है कि स्पीकर जो है जिस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी की तरफ बायस्ड होकर उन्होंने क्या लिया, निर्णय लिया। और इन्हीं सारे सवालों का जवाब एक केस में मिलेगा जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट प्रस्तुत किया है, ठीक है, कि स्पीकर के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, ये भी सवाल क्रिएट हो रहा है। तो वो केस था आपका किहोतो हुल्लाहन केस, ठीक है। किहोतो 1992 का केस है सर, 1992 किहोतो हुल्लाहन केस, ठीक है। नाम पे जज्बाती मत होइएगा, ये नागालैंड के नेता थे, ठीक है। हम लोग नॉर्थ इंडियन लोग हैं, ठीक है, और हमारे नाम थोड़े सरल होते हैं और यहाँ नाम थोड़े कठिन होते हैं, ठीक है। तो अगर नाम जो है थोड़ा गलत हो तो इसके लिए क्षमा है, ठीक है। किहोतो हुल्लाहन केस, तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है 3-4 प्रमुख बातें बोली। सबसे पहली बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही सर कि स्पीकर के द्वारा जो ये निर्णय लिया जा रहा है तो स्पीकर निर्णय कितने दिन में लेगा, यानी डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय किसे लेना है, स्पीकर को लेना है। तो ऐसा स्पीकर का निर्णय कितने दिन में लेना है, इस पे न्यायपालिका कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना। अगर स्पीकर चाहे तो 1 दिन में ले, 2 दिन, ये कहीं, क्योंकि क्या है कि कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि स्पीकर को निर्णय 1 महीने में लेना है, 2 महीने में लेना है, 1 साल में लेना है। तो ऐसी स्थिति में तो भाई ये भी हो सकता है कि पता चला किसी सांसद विधायक को अयोग्य करने का निर्णय लेना है और वो 5 साल तक स्पीकर निर्णय ही न ले, तब तक सरकार बदल जाए, है ना, तब तक दूसरी सरकार, दूसरा चुनाव आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहां पर न्यायपालिका ने कहा कि भाई देखिए ये उनका प्रक्रियागत मामला है, ये सदन की प्रक्रिया है और इसमें इंटरफेयर नहीं होगा, निर्णय उन्हें लेना है, उन्हें कितने दिन में लेना है वो लेंगे। दूसरी बात रही निर्णय लेने के बाद क्या न्यायपालिका उसका जेआर करेगी, निर्णय लेने के बाद क्या न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू, यानी इस बात को चेक किया जाएगा कि वो संवैधानिक रूप से वैलिड है या नहीं है।
तो यही सबसे प्रमुख बात है किहोतो हलाहन केस में, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में स्पीकर के द्वारा लिया गया निर्णय का जुडिशियल रिव्यू होगा। गजब हो गया भाई। ठीक है, जो कि इस कानून में ये बात लिखी हुई थी कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, साफ साफ ये बात लिखी हुई थी स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन उसकी व्याख्या करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू होगा तो यहां पर सवाल ये उठा कि एक बात बताइए कि सदन की प्रक्रिया के मामले में सदन स्वतंत्र है। सदन को यह अधिकार मिला है अनुच्छेद 122 से कि वहां अंतिम निर्णय स्पीकर लेगा और अपनी प्रक्रिया चलाने के मामले में स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार का न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप सदन में नहीं होगा। 122 से उसे मिला हुआ है सदन को, फिर आखिर ये न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, सवाल ये उठा। पहली बात। दूसरी बात ये कि भाई जब इस पर्टिकुलर लॉ में ये चीज मेंशन है कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, तो फिर जेआर कैसे? तो इस बात को इंटरप्रिटेट करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हां ये बात जरूर है कि पृथक्करण का सिद्धांत है कि विधायिका अपना कार्य करे, न्यायपालिका अपना कार्य करे, हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन जो बात यहां पर उठ रही है प्रक्रिया वाली, देखिए सदन की प्रक्रिया को चलाने में सदन स्वतंत्र है, सदन अपना निर्णय प्रक्रिया वाले में लेगी। यानी जब प्रोसीजरल एक्सपेक्ट का मामला है, प्रोसीजरल एक्सपेक्ट का मामला है, तो ऐसे में क्या है, ऐसे में ये निर्णय कौन लेगा? सदन लेगा। ठीक है, प्रक्रियागत मामलों में सदन स्वतंत्र है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका का नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट? प्रोसीजरल मामले में, यानी अगर कोई भी किसी भी सदन की कोई प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, तो इसमें स्वतंत्र है विधायिका। ठीक, लेकिन ये जो एंटी डिफेक्शन के मामले में स्पीकर के द्वारा लिया गया निर्णय है, ये एक तरीके से मामला हाफ जुडिशियल हो जा रहा है, यानी अर्ध न्यायिक मामला हो जा रहा है। ठीक है, ये प्रक्रिया से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, बल्कि ये अर्ध न्यायिक मामला है, डिस्क्वालिफिकेशन की बात है। तो जब मामला अर्ध न्यायिक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायपालिका उस पर विचार करेगी, यानी जेआर होगा। अब दूसरा सवाल जो उठा था, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिला कि भाई न्यायपालिका का वो जो केस उसमें लिखा हुआ था कानून में कि अंतिम होगा स्पीकर का निर्णय, तो उसमें न्यायपालिका ने कहा कि भाई देखिए, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो संविधान का मूल ढांचा है, उसे छीना नहीं जा सकता है। तो भले आप ये लिख दें, तो जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान का मूल ढांचा, उसे छीना नहीं जा सकता, इसलिए रिव्यू होगा। तो ये बात हुई। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि भाई देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर अगर निर्णय नहीं ले रहा है, बहुत दिन से लटकाए हुए है, तो उसमें हमसे कोई मतलब नहीं है, आप 5 साल 10 साल लटकाए रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने निर्णय दे दिया तब जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रक्रियागत मामलों में न्यायपालिका कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें, नया अपडेट अगर देखें, तो इस पर लोगों की सलाह ये भी दी जाती है ना, कि भाई ये स्पीकर की भूमिका पर जो सवाल उठते हैं, तो इसमें सुधार किया जाना चाहिए और ये निर्णय राष्ट्रपति के हाथ में दे देना चाहिए और राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन से परामर्श लेकर निर्णय ले। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, फिर वही बात आ जाएगी, है ना, सरकार की तरफ बायस्ड होने की, तो उसमें भी चुनौतियां हैं। खैर, अभी 2020 में एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि भाई इसमें सुधार की जरूरत है और इसका निर्णय लेने के लिए एक प्रॉपर अलग ट्रिब्यूनल होना चाहिए और उसमें गैर राजनीतिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज वगैरह को मिला के एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए, वो निर्णय ले। खैर, ये बाद का विषय है, ये बहस का विषय है। ठीक है, हाँ, ये चर्चा परिचर्चा का विषय है। अभी जो प्रावधान है, अभी तक के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही प्रावधान है। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्यों आया, क्या है, दल बदल के मामले में अयोग्यता कब होगी, इस बात के प्रावधान किए गए हैं 10वीं अनुसूची में, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। क्यों आया? दल बदल रोकने के लिए आया, स्वार्थवश लोग दल बदल करते थे, है ना।
तीसरी बात, प्रावधान क्या है, देखा हम लोगों ने। एक्सेप्शन क्या है, ये देखा हम लोगों ने। और इसका जेआर यानी इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है जुडिशियल रिव्यू, ये भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे इससे संबंधित, वो इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपको पढ़ना है, तो मेरी ये सलाह है कि आप इसमें ये पढ़िएगा कि आखिर दल बदल के विपक्ष में क्या तर्क है ना। दल बदल के विपक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि भाई ये क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनता है ना, सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी को छीनता है, और पार्टी सिस्टम को क्या करता है, पार्टी सिस्टम को कुछ मजबूत बनाता है कि पार्टी की विचारधारा ही लागू होगी, है ना। तो ऐसे विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो आप इसमें कम से कम 5 पॉइंट 6 पॉइंट पढ़िएगा विपक्ष में क्या तर्क है, और दूसरा साथ साथ इसके साथ साथ आप ये भी पढ़िएगा कि पक्ष में क्या तर्क है। ठीक, और विपक्ष के जो तर्क हैं उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, कैसे सुधारा जा सकता है या समाधान क्या है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च करके किताब में देखकर आप इसे पढ़िएगा। किसी दिन मेंस की चर्चा में इसे शामिल किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।